हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? बढ़िया, वेरी गुड। अच्छा, तैयारी कैसी चल रही है आप सब लोगों की? सही चल रही है, बिल्कुल ऐसे ही आपको तैयारी कंटिन्यू रखनी है। आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है और अपनी तैयारी में लगातार बने रखना है। तो आज हम डे थर्ड के साथ प्रस्तुत हैं, जो अपना मेंटरशिप प्रोग्राम है उसको लेकर। जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, अपने को पता है मेंस का जो है अपने कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अंदर अपने 6 क्वेश्चन जो हैं, जो अपने रिलेटेड सब्जेक्ट के हैं वो अटेम्प्ट करते हैं। आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया, आपको कुछ को मैंने कॉपी इवेल्युएट करके यहीं पे दे दी और बाकियों को जो मैं कल इवेल्युएट करके दे दूंगी। जो की ऑनलाइन कॉपीज अभी तक आई नहीं है वो आप भेज दीजिए, उनको भी इवेल्युएट होके कॉपीज जो है मैं कल तक भिजवा दूंगी। आपके कईयों की कॉपीज में कुछ कमियां आई थी, बट ठीक है, अभी थर्ड डे ही है, धीरे धीरे जो है उसमें सुधार होगा और आगे चलकर जो है आप भी परफेक्ट आंसर लिख लोगे। तो डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। सबका अपना अपना प्लस और माइनस पॉइंट होता है। अपने माइनस पॉइंट पे वर्क कीजिए, प्लस पॉइंट को आप और आगे लेके जाइए, हो जाएगा। इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप वैसे भी डिमोटिवेट क्यों हो रहे हो? इस लेवल तक तो कोई पहुंचता भी नहीं है। बहुत कम स्टूडेंट होते हैं जो मेंस की जो प्रिपरेशन है आर के अंदर वो प्री से पहले स्टार्ट कर देते हैं, या फिर अपने माइंड में रख के चलते हैं कि मेंस जब भी मैं लिखूंगा या लिखूंगी, आफ्टर जब मेरा प्री में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद में जब भी मेंस होगा उसके अंदर मैं इस तरीके से जो है पहले से प्रिपरेशन करके अपनी लेके जाऊंगी। सारे टॉपिक मेरे पहले से प्रिपेयर होंगे, आंसर राइटिंग उन पे की हुई होगी और उसका भी बाद में मल्टीपल रिवीजन मेरा किया हुआ होगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप अपने को स्टडी करनी पड़ती है मेंस के अंदर और बहुत नीरस सी चीज़ें हैं। खुद को कंटिन्यू करना, मोटिवेट रखना मुश्किल भी होता है। तो आप बहुत ज़्यादा मेहनती स्टूडेंट्स में से हो कि आप अभी तक जुड़े हो इस समय पे जब नोटिफिकेशन भी नहीं है और आप मेंस की तैयारी कर रहे हो। तो आप बहुत सारे लोगों से ऑलरेडी आ गए हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो, डायरेक्ट अपनी क्लास पे आते हैं। तो अपना आज का टॉपिक जो है वो है प्रेम्बल, यानी कि जो अपनी संविधान की प्रस्तावना है उसके ऊपर अपने डिस्कस करने वाले हैं। अपने प्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ऑलरेडी ऐप पे मिल चुके हैं, आप सब लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया। अगर आपको किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नहीं है डाउट? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेंस के जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रीएम्बल में किस तरीके से फॉर्म होंगे उन पे अपने बात करते हैं अभी। उससे पहले थोड़ा सा डिस्कशन प्रीएम्बल के बारे में। जो प्रस्तावना है हमारे संविधान की, उसका आप सबसे पहले अपने नोट्स के अंदर, जो भी आप जहां से भी आपने पढ़ा है उसके अंदर आप या तो पेज चिपका लो या फिर आप अपनी शॉर्ट नोट की आपने अलग से कॉपी बना रखी है जो आप मेंस में या प्री में यूज करने वाले हो, उसके अंदर इस तरीके से कुछ चीजें आप लिखो उसके अंदर। जैसे अपने को पता होनी चाहिए कि प्रस्तावना होती क्या है और इसका नेचर क्या है, यानी इसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, तो एक तरीके से प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना एक दर्पण है, एक मिरर है। जो प्रेम्बल है वो मिरर है हमारे संविधान का, जो हमारे संविधान के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्य है उनको रिफ्लेक्ट करता है। हमारे संविधान की जो कोर वैल्यू है या फिलोसॉफी है, यानी कि जो दर्शन है हमारे संविधान का और जो हमारे मूल्य संविधान के, उनको दर्शाता है। हालांकि ये एक पेज ही है, ठीक है, ये वाद योग्य नहीं है, यानी इसको लेकर हम कोर्ट में नहीं जा सकते। इसमें पावर नहीं है, मतलब इसको लेकर हम कोर्ट में जाकर क्लेम नहीं कर सकते कि हमें ये चीज चाहिए। लेकिन फिर भी जो ये संविधान की व्याख्या जो समय समय पे जुडिशरी करती है उसमें महत्वपूर्ण योगदान जो है प्रेम्बल का रहता है। तो ये प्रेम्बल का महत्व है, ये हमें पता होना चाहिए। उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया कि ये गाइडिंग लाइट है इंटरप्रिटेशन की। हाँ, कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट ही हुई है क्लास। ठीक है, तो प्रेम्बल के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्रेम्बल का क्या क्या योगदान है हमारे संविधान के अंदर। ये वाद योग्य तो है नहीं, जस्टिसेबल नहीं है। ये एक तरीके से क्या है, वैल्यू, फिलोसॉफी और ऑब्जेक्टिव बताती है, यानी कि मूल्य संविधान के, उद्देश्य क्या है संविधान का, ठीक है, और दर्शन क्या है वो बताती है। फिर एक तरीके से व्याख्या के लिए एक लाइट का काम करती है कि जो जुडिशरी समय समय पर जब संविधान की व्याख्या करती है तो प्रेम्बल बहुत महत्वपूर्ण आधार वहां पे बनती है। फिर उसके बाद में हमें पता है कि जो भारत का संविधान है उसकी प्रकृति, भारत की प्रकृति जो है वो बताती है। जैसे संप्रभु है भारत, सोशलिस्ट यानी समाजवादी देश है, पंथ निरपेक्ष है, लोकतंत्र है और रिपब्लिक है। ठीक है, तो मतलब गणतंत्र है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें, ये नेचर हमें पता चलता है देश का। तो ये अपने को याद करना है, मतलब जब भी अगर 10 मार्क का क्वेश्चन आता है तो ये वर्ड्स हमें बहुत ज्यादा हाईलाइट करने हैं। उसके अलावा कमिटमेंट जो कर रहे हैं हमारा संविधान यहाँ के लोगों से कि हम आपको जस्टिस देंगे, इक्वालिटी देंगे, लिबर्टी देंगे, यानी आपको न्याय मिलेगा, समानता मिलेगी और स्वतंत्रता मिलेगी।
वो चीज़ें हमें कहाँ से पता चलती है? प्रस्तावना से। अब जैसे मैंने बताया कि एनफोर्सेबल नहीं है कोर्ट पे, यानी वाद योग्य नहीं है, इसको लेकर हम किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते स्टेट से। फिर उसके बाद में इसे संविधान की आत्मा भी कहा गया, क्योंकि इतनी सब चीज़ें हमें एक एक पेज में पता चल रही है पूरे संविधान की, इसलिए इसको संविधान की आत्मा भी कहते हैं। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया अपने प्रेम्बल का। फिर हमारे प्रेम्बल का जो आधार है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यानी उद्देश्य प्रस्ताव। किसने रखा था उद्देश्य प्रस्ताव? जवाहरलाल। कब रखा था? ठीक है, 22 जनवरी को लागू हुआ, 13 दिसंबर को उन्होंने रखा था। तो ये छोटी सी प्री के हिसाब से अपने को डेट याद रखनी है, मेंस में भी रखेंगे तो ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको कब अडेप्ट किया? 22 जनवरी 1947 को। और जो ड्राफ्ट वर्जन है वो BN राव ने कंप्लीट किया था इसका। और एडप्शन जो है हमारे संविधान को हमने कब अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित किया, वो डेट भी इसमें लिखी हुई है कि 26 नवंबर 1949 को हमने इसको एडप्ट किया था, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे के नाम से भी मनाते हैं। फिर उसके बाद में संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। हालांकि ये डेट अपने प्रेम्बल के अंदर नहीं मेंशन की हुई। फिर इस तरीके से अपने को लिखना है कि संविधान से हमें सोर्स ऑफ पावर पता चलती है, यानी कि जो संविधान है उसको, उसमें सर्वोच्च कौन है? यहाँ की जनता ही है, तो ये लोकतंत्र को दर्शाता है। तो सोर्स ऑफ पावर जो है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। तो ये चीजें अपने को, ये कीवर्ड हो गए अपने। अगर प्रियम्बल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा, अगर उसके महत्व पूछेंगे तो हम ये चीज मेंशन करने वाले हैं। फिर उसके बाद में सोवेरेनिटी जो है, जो संप्रभुता की हम बात करते हैं, वो संप्रभुता मिल कहाँ से रही है? तो यहाँ के लोगों से मिल रही है। फिर उसके बाद में आइडियल ऑफ द स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारा राज्य उसकी प्रकृति के बारे में बताया है कि सोवरेन है, संप्रभु है, समाजवादी है, सेक्युलर यानी पंथ निरपेक्ष है, डेमोक्रेटिक है यानी लोकतंत्र है, और गणतंत्र यानी रिपब्लिक है हमारा देश। फिर उसके बाद में जो एस्पिरेशन है लोगों की के लिए जो हमने कुछ चीज़ों की व्यवस्था करी है, उसके बारे में पता चलता है। जस्टिस यानी न्याय, लिबर्टी यानी स्वतंत्रता, इक्वालिटी यानी समानता की बात करती है प्रियम्बल, और फ्रेटर्निटी यानी बंधुता की बात करती है, और यूनिटी और इंटीग्रिटी की भी यानी एकता और अखंडता की भी बात करती है प्रियम्बल। इस तरीके से आपको एक्सट्रैक्ट करने हैं सारे के सारे कीवर्ड्स। फिर अपने को ये एक क्वेश्चन बनता है कि जुडिशियल इंटरप्रिटेशन यानी जो न्यायिक व्याख्या है, उसने क्या बोला है कि प्रस्तावना की जो स्थान है वो कहाँ पे, क्या ये संविधान का भाग है या नहीं है, इस पे एक क्वेश्चन बनता है। तो अलग अलग वाद हुए हैं, जैसे बेरुवारी केस हुआ था, उसमें बोला था कि संविधान का भाग नहीं है। केशवानंद भारती में बोला कि ये इट इज वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल बिल्कुल भाग है संविधान का। और जब संविधान की व्याख्या करने की बात आएगी, तब मुख्य जो है आधार बनेगी प्रस्तावना, और ये वाद योग्य हालांकि नहीं है, ये भी केशवानंद भारती में बोला गया, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ये प्रस्तावना के बारे में केशवानंद भारती बाद में कहा था। और ऐसे एक LIC केस जो था, उसके अंदर भी सेम जो केशवानंद भारती बात था उसको रिपीट किया था कॉन्स्टिट्यूशन जी। हाँ, उसके अंदर भी ये सेम चीज बोली थी। ये सारी चीज होगी। फिर अमेंडेबिलिटी की बात करूं, अगर मैं संशोधन की बात करूं प्रस्तावना की, कितनी बार संशोधन हुआ है प्रस्तावना? सिर्फ एक बार हुआ है। 42 में 3 शब्द जुड़े थे, कौन से? वेरी गुड, ये 3 शब्द जुड़े थे, ये भी हमें पता होना चाहिए। ये सारी चीजें इसके अंदर ऐड की गई थी। अब सिग्निफिकेंस यानी महत्व क्या है, तो जो मैंने सारी चीजें आपको बताई है, वो सारी चीजों का यूज करते हुए कुछ ये कीवर्ड्स हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडेंटिटी यानी संवैधानिक पहचान के बारे में हमें पता चलता है। जैसे हम संप्रभु है, हम गणतंत्र है, हम लोकतांत्रिक देश है, इत्यादि। इस तरीके से हम लिखेंगे। यूनिटी और डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी को प्रमोट करती है यानी विविधता में एकता को, क्योंकि बंधुता की बात करती है प्रस्तावना। और एक तरीके से गाइडिंग प्रिंसिपल यानी नैतिक जो वैल्यूज है उनके बारे में बताती है। और हमारे जो हिस्टोरिकल स्ट्रगल है, यानी कि जो रेवोल्यूशनरीज हुए थे, फ्रीडम स्ट्रगल है, उसको एक तरीके से है श्रद्धांजलि अर्पित करती है प्रस्तावना। तो ऐसा कुछ एक फिलोसॉफिकल कुछ लाइन्स हम यूज करेंगे, बट हम फैक्ट्स भी डालेंगे जो प्रस्तावना में लिखा गया है। प्री हो या मेंस हो, प्रस्तावना को अगर हमें याद करना है तो एक एक शब्द उसका याद करना होगा, और उसके अंदर का अर्थ भी अपने को पता होना चाहिए।
तो इस तरीके से शॉर्ट नोट अपने को प्रिपेयर करने हैं। अब नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्या आपको लगता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना एक प्रस्तावना मात्र यानी प्रीफेज यानी पहला पन्ना मात्र है जिसका कोई वास्तविक महत्व नहीं है? डू यू थिंक दैट द प्रीएम्बल इज मेरली ए प्रीफेस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट एनी सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंस? यानी इन्होंने आपको बोला है कि प्रस्तावना का कोई खास महत्व नहीं है, सिर्फ एक पेज है, ऐसा आपने पूछा है। अभी हमारे संविधान की प्रस्तावना है, हमने पहले ऑलरेडी नोट्स पढ़ा है, तो हम इस तरीके से एंड तो बिल्कुल नहीं करेंगे अपने क्वेश्चन का, ना ही शुरुआत करेंगे। पर इन्होंने ये लाइन किसी कारण से तो बोली होगी, ये क्रिटिसिज्म कुछ कारण से तो उठा होगा, उसको हम सबसे पहले उसके अंदर इंट्रो में लिखेंगे। कैसे लिखोगे आप इंट्रो, आप बताओ सर। बिल्कुल, वेरी गुड। जो सबसे पहला आएगा कि वाद योग्य नहीं है, एनफोर्सेबल नहीं होती ये कोर्ट के अंदर, कि हम इसके अंदर जो लिखे हुए शब्द हैं उनको ये बोले कि आपने तो कहा था प्रस्तावना के अंदर कि पंथ निरपेक्ष होगा, आपने कहा था इक्वेलिटी मिलेगी, आपने कहा था न्याय मिलेगा, तो हमें न्याय दो, ऐसा ये पावर नहीं है उसके पास, प्रियम्बल के पास। लेकिन फिर भी हमने आगे की जितनी भी सिग्निफिकेंस पढ़ी थी वो सब फिर हम आगे लिखेंगे कि हालांकि वाद योग्य नहीं है परंतु उसका महत्व है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। तो इंट्रो के अंदर हम इस चीज को एड्रेस करेंगे जो इस क्वेश्चन में बोला है कि भाई अगर सिग्निफिकेंस नहीं है तो क्यों नहीं है, क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन इसका महत्व फिर आगे हम पॉइंट वाइज उसको लिखेंगे। नहीं, पर हम ऐसा लगता ही नहीं है ना कि प्रस्तावना को तो हमें कभी भी नहीं लगना चाहिए कि वो उसके कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब आप मेरी बात समझे, जैसे कोई और मुद्दा होता है तो उसमें हम बोल सकते हैं कि हम फॉर और अगेंस्ट यानी उसके साथ में या विपरीत बोल सकते हैं, बट प्रस्तावना में तो हम लिखेंगे कि हालांकि ये वाद योग्य नहीं है, तब कई बार इसकी प्रासंगिकता पे प्रश्न उठता है, परंतु तो उसमें हमारा स्टांस क्लियर हो जाएगा कि हम बिल्कुल भी प्रस्तावना के बारे में ये नहीं सुनेंगे। एक लाइन हमने बोल दी कि हाँ वाद योग्य नहीं है इसलिए ये प्रश्न उठ गया, लेकिन बाकी पूरा महत्व ही पूछा है एक्चुअल में उसने। हाँ, विधिक प्रभाव नहीं है, वाद योग्य नहीं है। हाँ, ये 2-3 लाइन आप इंट्रो में ही डाल दो और फिर मेन जो बॉडी है उसपे पूरा महत्व पे फोकस करो आप। वो हम्म। हाँ, ऐसे ऐसे कर सकते हो आप अपने आंसर को जैसे हाँ कि मतलब एक पहला पार्ट में आपने हेडिंग डाल दी कि एक प्रीफेस मात्र है, ठीक है, एक प्रस्तावना एक पेज मात्र है, फिर उसके बाद में प्रस्तावना का महत्व, ठीक है, वास्तविक महत्व, फिर निष्कर्ष। इस तरीके से आप बिल्कुल कर सकते हो ताकि उनके आंखों में लग जाए वो हेडिंग। सही कह रहे हो। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल प्रारंभिक पृष्ठ नहीं है, ये मैंने बताया था इंट्रो में ही अपने को क्लियर करना है अपना स्थान। ये संविधान के आत्मा और उद्देश्य की संक्षिप्त अभिव्यक्ति है, तो यहाँ आप ऐड कर सकते हो क्योंकि ये वाद योग्य नहीं है, ठीक है, इसलिए हमने ये चीज बोली है। फिर प्रस्तावना के कार्य हमें लिखने हैं या महत्व हमें लिखने हैं, तो देख सार्वभौमिक संप्रभु लिखना है अपने। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, जितने भी मैंने बताया था ये सारे मूल्य, जैसे राज्य की जो प्रकृति है वो ये दर्शाती है। फिर जनता ही सत्ता का स्रोत है, यानी वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये पावर बताती है कि पावर, शक्ति का स्रोत क्या है भारत के संविधान का। संविधान निर्माताओं की मंशा स्पष्ट करती है ताकि कानूनों की व्याख्या में मार्गदर्शन हो सके। क्या चाहते थे जो भारत के रेवोल्यूशनरीज थे कि भारत में न्याय हो, तो आप न्याय लिखो कि न्याय जो है वो कौन सा, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इस तरह से न्याय लिखो, लिबर्टी लिखो यानी स्वतंत्रता लिखो, इक्वालिटी लिखो। इस तरीके से आप जो फैक्ट प्रेम्बल में दिए हुए हैं वो सारे के सारे आपको एक लैंग्वेज के अंदर लिखना है और उनको हाईलाइट करना है। जैसे यहाँ पे हाईलाइट किया भी, मतलब शक्ति सत्ता का स्रोत है, इसको आप हाईलाइट करो। यहाँ पे ये धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, इनको आप अंडरलाइन करो। इस तरीके से आपको उस चीज को हाईलाइट करना है। बाकी प्रेम्बल एक पेज में ही याद हो जाती है, उन चीजों को यूज करना आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर महत्व प्रासंगिकता क्या है, तो यशवंत भारती मामले में सीधा कहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, और जब जब संविधान के इंटरप्रिटेशन की बात आती है तो प्रस्तावना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, ये अपने को ध्यान में होना चाहिए। जब विधि में अस्पष्टता हो, न्यायालय प्रस्तावना की मूल भावना के आधार पर दिशा जो है वो लेती है। आम जनता के लिए भी संविधान की प्रतिष्ठित बातों का सरल रूप है। भाई आम जनता पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ सकती, लेकिन एक प्रस्तावना को पढ़कर वो काफी चीजें जो है वो समझ सकते हैं।
अब निष्कर्ष है कि इस प्रकार प्रस्तावना केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, ये मूल सार है। आप ये भी लिख सकते हो कि संविधान की आत्मा है। इस तरीके से शॉर्ट एंड स्वीट 100 वर्ड्स का अपना बहुत अच्छा आंसर रेडी हो गया। अब इसमें आपको लगता है बॉडी में कुछ और फैक्ट्स डाल सकते हो, आप बिल्कुल डालो। हाँ, जैसे न्याय इसमें नहीं लिखा, न्याय लिख दो आप। हाँ, सिर्फ सीधे ये लिख दो कि जो भारत के जितने भी संविधान निर्माता थे, वो भारत के जो लोगों से क्या उनको देने का क्या वादा किया, तो फिर आप सीधा डैश लगा के न्याय, न्याय में ब्रैकेट में लिख दो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, फिर उसके बाद में ऐसे समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता ब्रैकेट में लिख दो। इसमें क्या है, क्योंकि अपने पास भाई लाइनें तो 10-12 ही होंगी वहां पे लिखने के लिए, आप लिख के देखो इसमें ही बढ़ जाएगा। तो इसलिए अपने को शॉर्ट में लिखना है, और ये चीजें लिखेंगे तो ज्यादा अपने को फायदा भी रहेगा, क्योंकि हम याद ही सिर्फ कीवर्ड करके जाएंगे वहां पे कि ये लिखना है अपने को। सीधा आपने लिखा और आगे बढ़े। इंग्लिश के अंदर है सेम चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित न्याय। अब ये एक और अपने को चीज ध्यान रखनी है कि जितने जितने वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे गणतंत्र, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, न्याय, इक्वेलिटी वगैरह, जितने भी वर्ड है उनके ऊपर भी 5-5 नंबर का अपने को क्वेश्चन तैयार करना है कि वो उनका मतलब क्या है, और उनसे रिलेटेड प्रोविजंस जो है अपने संविधान में कहा है। तो वो अपने पूरी जो है प्रेम्बल कंप्लीट हो जाएगी। फिर कहीं से भी क्वेश्चन आए प्रेम्बल से, अपने बहुत आराम से उसको कर ले। ठीक है, तो ये न्याय पूछा इन्होंने, सामाजिक, आर्थिक, राजनीति की संकल्पना को स्पष्ट कीजिए। क्या वर्तमान में सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए संविधान के आदर्श पर्याप्त है या उनमें सुधार की आवश्यकता है? तो आप बताओ। सबसे पहले तो इतने लंबे क्वेश्चन को तोड़ दो आप, जैसे कि एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस। तो आपको पहले ये पता होना चाहिए, न्याय को आपको बताना है कि न्याय क्या है। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार का है और कहाँ से हमने इस न्याय को लिया है। फिर अपने को, क्योंकि इन्होंने प्रेम्बल वाला ही पूछा है, फिर उन्होंने बोला है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स जो है, यानी कि जो हमारे संविधान की जितनी भी बातें हैं या फिर संविधान के जितने भी आदर्श हैं या प्रोविजंस है, क्या पर्याप्त है इस सामाजिक न्याय को दिलाने के लिए, या फिर हमें इसमें सुधार की आवश्यकता है। हमेशा ध्यान रखना, सुधार की आवश्यकता हमेशा रहती है। तो लेकिन ये भी नहीं लिखना कि अपर्याप्त है, क्योंकि हमारा संविधान है वो बहुत बड़ा, सबसे सुप्रीम संविधान ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही है। तो अपने को पहले तो न्याय लिखना है, फिर अपने को संविधान के अंदर जो प्रोविजंस है, यानी जो प्रावधान है, इन तीनों न्यायों को प्राप्त करने के लिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, उनके बारे में लिखना है। और फिर जो सुधार की आवश्यकता है उन्हें लिखना है। और मेन जो बॉडी होगी वो इससे भरी हुई होगी, जो मतलब मेजर पार्ट है। अगर मैं इसको 20%, इसको 20% लिख रही हूँ, तो इसको मैं 60% लिखने वाली हूँ। यहाँ पे इतना मैं इसको वेटेज दूंगी जी। हाँ, लेकिन जो प्रियम्बल के अंदर न्याय है उसमें है, तो अपनी एक लाइन लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। वैसे अगर जगह नहीं है तो फिर आप जितना पूछो दे दो, बाकी लिख दो, क्योंकि प्रियम्बल में न्याय है तो वो है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संकल्पना दी गई है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि समानता और गरिमा पर आधारित समाज की स्थापना हो। और ये रशियन रेवोल्यूशन से हमने अडॉप्ट किया, हमने एक फैक्ट जो है यहाँ पे मेंशन कर दिया। इस तरह के फैक्ट भी हैं जो अच्छे इम्पैक्ट डालते हैं एग्जामिनर पे। फिर हम सामाजिक न्याय पे आएंगे और सीधा लिखेंगे कि भारत के जो संविधान है उसमें क्या प्रावधान है। सामाजिक न्याय ये हेडिंग डाली और सीधा आप लिखो। तो जैसे फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ड्यूटीज, अधिकतर चीजें हमें यही मिल जाएगी। जैसे अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक हमें समानता का अधिकार है, उसमें एग्जाम्पल आप लिख दो, अस्पृश्यता का उन्मूलन। फिर 15-16 इसके अंदर आरक्षण और सकारात्मक भेदभाव के बारे में लिखा गया है। अनुच्छेद 46 के अंदर हम बात करें तो जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, यानी जो निचले तबके के लोग हैं, उनको, कमजोर वर्गों को उठाने की बात की गई, उनकी शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण इसमें किया गया है। फिर अपने लिख सकते हैं योजनाएं, कुछ योजनाएं भी इसमें ऐड कर दो, तो वो योजनाएं भी हमने डाल दी, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, SC ST को लेकर जो छात्रवृत्ति आती है, या कुछ भी और कोई कमीशन है वो भी आप लिख सकते हो, ST कमीशन। हाँ, महिलाओं से रिलेटेड हो सकता है, बिल्कुल। EWS बच्चों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, दिव्यांग के लिए। भाई जितने अपने पास स्पेस है उस हिसाब से जो दिमाग में आ रहा है वहां पे लिखो।
फिर आर्थिक न्याय अपने को डीपीएसपी में मिलेगा सबसे ज्यादा। आर्टिकल 38 वेलफेयर स्टेट की यानी लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है, ऐसा सामाजिक व्यवस्था का प्रोत्साहन जो न्याय पे आधारित हो, ऐसी बात। आर्टिकल 39 बी और सी संसाधनों का समान वितरण और जो धन है उसका एक जगह संकेंद्रण ना हो, ये बात करता है। यानी एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए और इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज, ये बात होती है 39 बी। हाँ हाँ, समान वितरण और एक संकेंद्रण नहीं होना, ये नहीं। फिर अनुच्छेद 43 जीविका का अधिकार और समान वेतन। और योजनाएं जो है उसके बारे में आप लिख दो, एमजी नरेगा है, खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, जन धन योजना, जो भी रिलेटेड टू इकोनॉमिक वेलफेयर से रिलेटेड हो तो हम लिख सकते हैं। तीसरा है राजनीतिक न्याय, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ऐसा कोई वो, हाँ आ जाएगा, लेकिन इतना प्रिसाइजली हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं है मेंस में। मेंस में हमें सिर्फ ये बताना है कि आई हैव नॉलेज और मुझे मोटा मोटा आइडिया है कि क्या है इसके अंदर, क्योंकि मेंस सब्जेक्टिव होता है और सब्जेक्टिव में हम जैसे ऑब्जेक्टिव को तुरंत काट देते हैं कि नहीं 4 में से एक ही जवाब है, सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं हो सकता। अलग अलग लोगों का अलग अलग पर्सपेक्टिव होता है, तो उस हिसाब से काफी दायरा बड़ा होता है, सही का भी बहुत बड़ा, तो आप आराम से इतना सोचने की टेंशन लेने की जरूरत। अनुच्छेद 326 में जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात की गई है, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए हमने निर्वाचन आयोग बनाया है और पंचायती राज और नगर निकाय के लिए अलग से हम चुनाव करवाते हैं और उनका भी अलग से राज्य चुनाव आयोग बनाया गया है वहाँ पे। फिर वर्तमान में चुनौतियां क्या है, जैसे कास्टिज्म बहुत ज्यादा है, लैंगिक असमानता है, हाँ संप्रदायवाद, जितनी भी आप 3-4 प्रॉब्लम जो है समाज की या न्याय के विरुद्ध है उनको आप लिखो और सीधा शब्द लिखना, क्योंकि हमें नेगेटिविटी पे ज्यादा फोकस नहीं करनी। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, आय की असमानता है, चुनावों में जो है अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स चल रहा है, धन बल जो है उनका ज्यादा यूज हो रहा है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स है, तो ये इनकी वजह से हमें सुधार की आवश्यकता है। तो सुधार क्या कर सकते हैं भाई, जीडीपी पे जो शिक्षा और स्वास्थ्य है उस पर ज्यादा हम खर्च करें, जैसे कि हेल्थ पॉलिसी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया है। सामाजिक सुरक्षा का जो दायरा है उसको हम और बढ़ाएं, चुनाव सुधार करना चाहिए हमें, समावेशी विकास और कौशल प्रशिक्षण पे हमें ध्यान देना चाहिए। अब हम करेंगे एक बैलेंस्ड कंक्लूजन। संविधान में निहित न्याय के आदर्श मार्गदर्शक तो हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य के अंदर केवल ये प्रावधान यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमने अनुच्छेद दे दिए, खाली उनसे हमें न्याय प्राप्त नहीं होगा। उसके बाद में हमने जो योजनाएं, ठीक है, 3P याद रखना है, तो आप पॉलिसी, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से कोई पॉलिसी हम लेके आए, प्रोग्राम और कोई प्रोजेक्ट हमने बनाया, ठीक है। इन 3P का हम यूज कर सकते हैं, स्कीम्स योजनाएं हम लेके आ सकते हैं, इनका प्रभावी क्रियान्वयन होना चाहिए। ये तो हो गए गवर्नमेंट की तरफ से प्रयास, फिर आप एनजीओ भी डालो और सिविल सोसाइटी को भी डाल दो ये। और फिर जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, सरकार की कोई भी स्कीम, कोई भी योजना, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पॉलिसी कभी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती प्रॉपर तरीके से अगर उसमें जन सहभागिता ना हो। जैसे मान लीजिए जन धन अकाउंट है, बहुत अच्छी स्कीम है, ग्लोबल लेवल पे इसे पहचान मिली है, लेकिन एक भी जन अगर इसमें खाता ही नहीं खुलवाता फिर कैसे होता है ये चीज। जन सहभागिता सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये तीनों चीजें जब मिल जाएगी, यानी सरकार अच्छी स्कीम्स, पॉलिसी, प्रोग्राम, प्रोजेक्ट ला रही है, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कर रही है, एनजीओ और सिविल सोसाइटी का जो है सहयोग है और जन सहभागिता है, इन तीन, मतलब एक तो संविधान के प्रावधान हो गए, फिर ये 3 चीजें हो गई। अब आप जो है इस चीज को, जो सामाजिक न्याय है, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय है, इसको प्राप्त कर सकते हो। तो ये सुधार अपनों ने बता दिए। हम्म हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है कि प्रभावी नीति, राजनीतिक इच्छा शक्ति और एनजीओ और सिविल सोसाइटी के सहयोग तथा जन सहभागिता से जो है हम न्याय की प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर उनका इनका कलेक्टिव एफर्ट यानी इन सबका सामूहिक सहयोग जो है हमें न्याय की प्राप्ति दिला सकता है। इसे बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच, मतलब सबको साथ में। जी
हाँ, उसके लिए हो गई ना पॉलिसी, प्रोग्राम और प्रोजेक्ट। अगर कोई जैसे इन्होंने बोला थर्ड जेंडर का मुद्दा आ गया, जैसे पहले से कुछ थर्ड जेंडर के बारे में अगर संविधान में नहीं है, तो ये पॉलिसी बनाओ, प्रोग्राम बनाओ, प्रोजेक्ट बनाओ, स्कीम्स निकालो उनके लिए। ये सब चीज़ें, जैसे एआई पहले नहीं था, एआई पॉलिसी लेके आए, एआई के लिए प्रोजेक्ट निकाले, इस तरीके से। तो ये गवर्नमेंट का काम हो गया। फिर इसमें एनजीओ और सिविल सोसाइटी प्लस जन सहभागिता, इन सबका सहयोग होगा, तो कोई भी चीज़ हो, ये आप कंक्लूजन कहीं भी यूज़ कर सकते हो। खाली सामाजिक न्याय की बात नहीं, हर चीज़ में आप ये लिख सकते हो। इस तरीके से चीजें सॉल्व हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन। संविधान की प्रस्तावना भारतीय लोकतंत्र की दर्पण है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। यानी जो भारत का जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, उसका आईना है संविधान की प्रस्तावना। तो यहाँ पे हमें फोकस करना है लोकतंत्र शब्द पर। अब आप बताओ पूरी प्रस्तावना में कैसे ऐसे शब्द हैं जो लोकतंत्र पे ज्यादा फोकस करते हैं। सबसे पहला शब्द वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, यानी जनता के पास सबसे ज्यादा पावर है। फिर उसके बाद में जो हमारा राष्ट्र है उसकी जो प्रकृति बताई है, उसमें हमने लोकतंत्र लिखा है कि भाई लोकतांत्रिक देश है, एक लोकतंत्र। फिर उसके बाद में जो जनता के लिए हमने कुछ चीजें देने का वादा किया है, जैसे न्याय, समानता। फिर उसके बाद में एक तरीके से लिबर्टी बोलते हैं जिसको, स्वतंत्रता। और इन सब से क्या होगा, एकता और अखंडता सुनिश्चित होगी। तो ये सारी चीजें कीवर्ड्स मुझे इसमें यूज करने हैं, क्योंकि मेरे को क्या पूछा है, प्रियम्बल के बारे में पूछा है, प्रस्तावना के बारे में पूछा। बाकी और प्रोविजंस में यूज नहीं करूंगी, जो लोकतंत्र की बात करते हैं इनके बारे में बात। तो ये पहले मैंने इकट्ठे कर लिए, अब इनको मुझे पिरोना है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना कैसे लोकतंत्र का दर्पण है। संविधान की प्रस्तावना को एक तरीके से मैंने आपको बताया था कि जो संविधान है उसका मूल आदर्श, उसका दर्शन, ऑब्जेक्टिव, ये सब जो है इससे पता चलता है। तो ऐसा अपने को इंट्रो लिख देना है, ये पहले से प्रिपेयर करके रखो आप। कि प्रस्तावना पे क्वेश्चन आएगा जनरल सा, तो उसकी इंट्रो में मैं लिख दूंगी कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का मूल आदर्श, मूल्य, दर्शन और उद्देश्य, ये सब के बारे में बात करती है। 3-4 वर्ड मैंने तैयार कर लिए। अब प्रस्तावना लोकतंत्र के दर्पण के रूप में कैसे है, तो सत्ता का स्रोत मैंने आपको बताया। सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, जनता को ही जो है ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी या फिर सोर्स ऑफ पावर बताती है। ठीक है, भारत की जनता के अंदर जो संप्रभु शक्ति है वो निहित है, और ये सिद्धांत लोकतंत्र का मेन आधार है। बाय पीपल, फॉर पीपल, टू पीपल, जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, ये लोकतंत्र का आधार है। और ये लाइन बिल्कुल उसको फुलफिल करती है। फिर है कि राज्य की प्रकृति मैंने आपको बताया था, तो आपने लिखना है कि डेमोक्रेटिक है। फिर रिपब्लिक, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, गणराज्य का मतलब कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो वंशानुगत नहीं होगा। ये भी डेमोक्रेसी की एक महत्वपूर्ण चीज है। और संप्रभु, यानी हम सॉवरेन है, मतलब हम किसी भी बाह्य शक्ति के अंदर काम नहीं करेंगे, हम संप्रभु है। तो ये भी एक तरीके से एलिमेंट लिए हुए हैं लोकतंत्र का। लोकतांत्रिक शब्द हमने डाला इसके अंदर, गणराज्य डाला। तो ये सारी चीजें क्या है, डेमोक्रेसी दिखा रही है प्रस्तावना। फिर उद्देश्य जो मैंने आपको बताए थे, न्याय वगैरह, ये सारी चीजें फिर आप इसके अंदर लिख दो। फिर इन्होंने बोला कि लोकतंत्र के आदर्शों का बाद में विस्तार भी किया। 42nd जो अमेंडमेंट एक्ट आया था उसमें पंथ निरपेक्षता को लेके आए। पंथ निरपेक्षता में हम क्या बोलते हैं, सर्वधर्म समभाव, यानी सभी को हम समान भाव से देख रहे हैं और राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। तो ये भी एक लोकतांत्रिक जो वैल्यू है वो है। फिर समाजवाद, यानी जो निचले तबके के लोग हैं उनको ऊपर उठाना, एक तरीके से समाजवाद में यही चीजें होती है। ठीक है, तो यह आदर्श भी जो है लोकतंत्र, हम लोग, अपने को पता है मार्क्सवादी समाजवाद नहीं यूज करते, हम लोकतंत्र समाजवाद यूज करते हैं। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। फिर हम निष्कर्ष लगा देंगे कि जो प्रस्तावना है वास्तव में भारतीय लोकतंत्र का एक आइडेंटिटी कार्ड है। अब जो चीजें आपने लिखी, जितनी चीजें आपने वहां पर लिखी, उन सबको यूज करके यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जैसे ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी को जनता को बताता है,
भारतीय जो जनता है उनके लिए न्याय सुनिश्चित करता है, ये गणतंत्र, लोकतंत्र, पंथ निरपेक्ष, गणराज्य, इस तरीके से आप सारी चीजों को लिखकर और कंक्लूड कर दो। और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ की न्यायपालिका भी गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह प्रस्तावना को यूज करती है। तो ये भी एक लोकतंत्र की महत्वपूर्ण चीज है कि आपकी न्यायपालिका इस प्रस्तावना को यूज करके आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आपका संविधान है, उसको सर्वोच्चता प्रदान कर रही है, उसकी व्याख्या कर रही है। तो इस तरीके से जो है प्रियम्बल जो है अपने लोकतंत्र जो है वैल्यू उसको सिद्ध करती है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, प्रस्तावना भारत को केवल एक लोकतंत्र गणराज्य ही नहीं बल्कि एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। यानी आपको ये बताना है कि खाली डेमोक्रेसी और रिपब्लिक की बात नहीं करती, ये चीजें और संप्रभु भी है, समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करती है। यानी आपसे क्या पूछना चाह रहे हैं अपने को? अब देखो, पढ़ा तो अपने ने प्रेम्बल 3-4 पेज का लिया, लेकिन यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं, आपका मेन फोकस किस पे होना चाहिए? इन सबको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है आपको। संप्रभु को समाजवाद क्या चीज है, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया कि भारत में किस तरीके से है, मेन फोकस इस पे होगा। फिर उस इंट्रो के अंदर हम यही लिख देंगे, हमारी प्रस्तावना के अंदर भारत का नेचर ये बताया गया। इसी लाइन को भी आप रिपीट कर दोगे तो इंट्रो में प्रॉब्लम नहीं होगी। गणतंत्र शब्द से जुड़े प्रत्येक विशेषण, विशेषकर समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों में इन आदर्शों को बनाए रखना एक चुनौती है? ये काफी लंबा क्वेश्चन है, यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, लेकिन अपने को 100 वर्ड्स में ही इसको कंप्लीट करना है। पहले तो हमें इन शब्दों को एक्सप्लेन करना है, फिर उसके बाद में हमें बताना है, मतलब मेन फोकस समाजवादी और पंथ निरपेक्ष पे चर्चा करके इसके सामने जो चुनौती है उनको लिखना है, और फिर एक पॉजिटिव कंक्लूजन के सामने में एंड करना है। चुनौतियां तो आज के टाइम पे क्या है मैंने बताई दी, आपको याद रखनी, जैसे कास्टिज्म है, जेंडर इनइक्वालिटी वगैरह, ये सब। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर गणराज्य से जुड़े हुए विशेषण ये सब है, ये अपने स्मॉल इंट्रो कर दिया। अब गणराज्य से जुड़े जो विशेषण है उनका एक एक का अर्थ हमें समझाना है। संप्रभु, संप्रभु का मतलब क्या होता है कि आंतरिक और बाह्य रूप से जो जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर है यानी मामले हैं उसके अंदर भारत स्वतंत्र है, और किसी भी बाह्य शक्ति, गुट का किसी का भी निर्णय जो है भारत के ऊपर हावी नहीं होगा, भारत खुद से निर्णय लेगा। ये अपनी नीतियां बनाने वगैरह और विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण करने और किसी भी हिस्से को सौंपने या प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र है। तो इतनी लाइन की जरूरत भी नहीं है, आप एक भी लाइन लिख दोगे तो चल जाएगा, क्योंकि अपने पास एक ही पेज होगा वहां पे। ये तो आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इनमें से आप एक लाइन जो है उसको लिख लो उसके अंदर आंसर में। सिमिलरली लोकतंत्र में जनता द्वारा जनता के लिए जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन। फिर उसका बाद में अपने ये भी लिखना है कि जो पावर है, वो पावर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो कहाँ से मिली है हमें, यहाँ की जनता से मिली है। ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोकतंत्र का मतलब क्या है। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट यूज करते हैं, जिसके अंदर जो कार्यपालिका है वो जवाबदेही होते हैं किसके प्रति, लोकसभा के प्रति, या फिर आप लिख सकते हो लेजिस्लेटिव के प्रति। तो ये भी लोकतंत्र की चीज को बताता है। समाजवादी का मतलब क्या है बताओ? हाँ, वो चीजें जो हमारे डीपीएसपी में है, जैसे कि हमें समानता बढ़ानी है, असमानता को कम करना है, गरीबी को दूर करना है, वंचित वर्गों का उत्थान करना है, सामाजिक लोक कल्याण करना है, इस तरीके की चीजें जो है हमने यूज करी। और हम गांधीवाद और मार्क्सवाद का मिश्रण है, और हम लोकतांत्रिक समाजवाद के अंदर बिलीव करते हैं, ये अपने को लिखनी है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भी एक इसका इम्पोर्टेंट फीचर है। फिर धर्मनिरपेक्षता, यानी भारत का कोई भी, भारत राज्य का कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्मों को समान भाव से देखेंगे और सभी के उत्थान के लिए कार्य करेंगे। ये भी आप लिख सकते हो कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसे जोड़ा गया है। वर्तमान परिस्थिति के अंदर अब अपने मेन क्वेश्चन जो पूछा था कि इन आदर्शों को बनाए रखने के लिए क्या क्या चुनौती है, तो बताओ क्या क्या चुनौती है? हम्म।
जो सहिष्णुता है, धार्मिक सहिष्णुता आज के टाइम में कम हो रही है, इंटॉलरेंस बढ़ रही है, कट्टरवाद बढ़ रहा है। हम्म 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 ठीक है, लेकिन अपने को गवर्नमेंट को यहाँ थोड़ा नहीं लिखना चाहिए। गवर्नमेंट जो कॉमन मुद्दे हम उनकी बात कर सकते हैं, जैसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो रखा है, यानी धर्म आधारित राजनीति हम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा हेट स्पीच की हम बात कर सकते हैं। हेट स्पीच एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। तो इसमें हेट स्पीच और जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, इसमें हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं करें, हमने को किसी भी चीज में गवर्नमेंट को नहीं लिखना है। ऐसे शब्द अपने को याद रखना है, ये हमारे सोशियोलॉजी में भी काम आएंगे, पॉलिटी में भी काम आएंगे, और अपने निबंध जो तैयार करेंगे उनमें भी काम आएंगे। समाजवाद में क्या प्रॉब्लम आ रही है कि मेटेरियलिस्टिक हो रही है सोसाइटी, उदारीकरण जो है, जो लिबरलाइजेशन है, और अब मार्केट ओपन हुआ है तो मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी हो रही है, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था चल रही है, तो उसके अंदर जो गवर्नमेंट है बहुत ज्यादा चेंजेस ला नहीं सकते। तो इस वजह से जो है असमानता बढ़ रही है, अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। लोकतंत्र में क्या हो रहा है कि चुनावी फंडिंग, इलेक्टोरल बॉन्ड्स, ये प्रॉब्लम चल रही है अभी, उसमें अस्पष्टता है, धन बल बढ़ रहा है, बाहुबल बढ़ रहा है, और क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये लोकतंत्र के सामने चुनौती है। संप्रभुता में क्या चुनौती है, इंटरनेशनल रिलेशन जो अभी अपने देख भी रहे हैं, यूक्रेन वाला युद्ध हुआ या फिर कोई भी और मुद्दा चल रहा है, उसमें भारत पे बहुत ज्यादा प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप किसी की एक साइड लो। तो ये कौन दबाव बना रहा है, भाई ये शक्तियां, भाई ये गुट ये बना रहे हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम इसके अंदर है, ये हमें चुनौतियों के बारे में डिस्कस करना है। फिर डब्ल्यूटीओ के अंदर, डब्ल्यूटीओ जैसी संस्था है वो दबाव बना रही है भारत के ऊपर। निष्कर्ष क्या करना है अपने को, प्रस्तावना में निहित विशेषण भारतीय संविधान की मूल संरचना है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और न्यायिक सक्रियता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और शिक्षित जन भागीदारी के माध्यम से, यानी हम सोल्यूशन बता रहे हैं कि एक तो जुडिशियल एक्टिविज्म होना चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट कर रही है उसके ऊपर कोई तो वॉचडॉग होना चाहिए। राजनीतिक इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि जो प्रावधान कर रही है गवर्नमेंट में भी वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और शिक्षित जन भागीदारी होनी चाहिए, लोगों को भी अपने राइट पता होने चाहिए और लेने भी आने चाहिए। उनके माध्यम से ही हम सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विभाजन की इन चुनौतियों को से निपट सकते हैं। तो इस तरीके का एक बहुत पॉजिटिव कंक्लूजन यहाँ पे आप बताओ मेरे को, कहीं से भी ये दिख रहा है कि मैंने गवर्नमेंट की बुराई करी है? नहीं लग रहा ना। तो इस तरीके से हमें एक बैलेंस्ड कंक्लूजन लिखना है। ये परिपक्वता हमें धीरे धीरे मिल जाएगी, जैसे हम आंसर की देखेंगे, लिखना एक दूसरे का आंसर आप देखोगे जब कॉपी जाएंगी, और तो उससे बहुत फर्क पड़ता है। तो इस तरीके से हमें कंक्लूड करना है, किसी भी गवर्नमेंट एजेंसी को हमें टारगेट नहीं करना है। ठीक है, ये पूरा इंग्लिश में है आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय इस बात पर अपने विचार में द्वंद्वित रहा है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। महत्वपूर्ण मामलों में संदर्भ में चर्चा कीजिए। सीधा सा क्वेश्चन है, अपने को ये बताना है कि प्रेम्बल इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। ठीक है, पूरी चर्चा इस पे होगी, और जो 2 3 4 वाद अपनों ने याद किए वो इसमें मेंशन करना है। आप और ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है अपने को। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने। सर्वोच्च न्यायालय ने वास्तव में इस दृष्टिकोण के अंदर एक तरीके से ऑक्सिलेशन दिखाया है कि क्या प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है या नहीं, और अंततः एक ऐतिहासिक मामले में इस विषय को निर्णायक रूप से सुलझा दिया। या पे ये भी लिख सकते हो कि प्रारंभ में जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसने नहीं माना था प्रेम्बल को एज ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और बाद में जो अंत में वर्तमान स्थिति है उसमें प्रेम्बल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। प्रारंभिक स्थिति में आप लिखो बेरुबारीवाद, आप लिखो इसमें बेरुबारीवाद में ये बोला था कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, फिर निर्णय आप बताइए कि क्या लैंग्वेज अगर आप लिखना चाहो तो लिख दो, बाकी इतनी जगह रहेगी नहीं। और जो अपना सुप्रीम कोर्ट था उसने तर्क भी दिया था इसके पीछे, ऐसे ही उन्होंने नहीं बोला था। उन्होंने बोला था कि न्यायालय में प्रस्तावना को केवल संविधान निर्माताओं के विचारों की एक की के रूप में देखा जाता है, यानी कि जो उनकी थॉट थी वो रिफ्लेक्ट होती है इससे। ये वाद योग्य भी नहीं है, इसमें शक्ति भी नहीं है। ठीक है, वास्तविक शक्ति तो कुछ है नहीं, ना किसी को प्रतिबंधित करती है, इसलिए इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ये एक्सप्लेनेशन भी अगर आप लिखोगे तो फायदा मिलेगा अपने को। फिर बाद की स्थिति में अपने लिख सकते हैं केशवानंद भारती केस, उसमें उन्होंने क्या कहा था
इट इज़ अ वेरी मच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि ये वाद योग्य नहीं है, लेकिन जब ये एक तो बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल संरचना है, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। फिर उन्होंने कहा था कि प्रस्तावना जो है उसके अंदर संविधान के मूल आदर्श है, और जब जब जो है जुडिशरी इंटरप्रिटेशन करेगी यानी व्याख्या करेगी, तो प्रस्तावना एक मुख्य आधार जो है उसमें बनती है। तो ये चीज़ जो है उसमें आई थी। फिर अंतिम पुष्टि फिर से की थी कि भाई LIC केस के अंदर उन्होंने बोला कि जो केशवानंद भारती केस में उन्होंने बोला था उसको रिपीट किया। उन्होंने दोहराया कि प्रस्तावना जो है संवैधानिक दस्तावेज के एक अभिन्न अंग के रूप में है, बिल्कुल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। उन्होंने ये बोला कि न्यायालय में केशवानंद भारती को सेम लाइन रिपीट करी, ये न्यायिक रूप से लागू करने योग्य है और एक तरीके से गाइडिंग लाइट है हमारे लिए, कि जब जब जुडिशरी को आगे बढ़ने में प्रॉब्लम आएगी तो उस व्याख्या करने का मुख्य आधार जो है वो प्रस्तावना बनेगी। और आपको कंक्लूजन में ये लिखना है कि ये बिल्कुल एक अभिन्न अंग है। हालांकि बेरोबारी यूनियन केस के अंदर इसे नहीं माना था। इस तरीके से आपको इसको कंक्लूड करना है LIC तक ले जाके। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बट अगर आपको मामले याद नहीं है, बेरोबारी में क्या कहा, केशवानंद भारती में क्या कहा, LIC वाद में क्या नहीं क्या कहा क्या नहीं कहा, तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा, इसमें नंबर नहीं मिलेंगे, फैक्ट के नंबर है इस क्वेश्चन के अंदर। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है। मैंने आप सब लोगों को प्रॉमिस करा था कि अपने स्टैटिक पोर्शन तो करेंगे, थोड़ा थोड़ा करंट का एक क्वेश्चन लेके चलेंगे, क्योंकि करंट नहीं ले पाते अपने मेंस के अकॉर्डिंग सारे बच्चे। ठीक है, पढ़ा है ये कभी आपने? आपने तो दिया है ना मेंस पिछली बार, पढ़ा था? थोड़ा बहुत आइडिया है, मतलब कुछ फैक्ट याद है इसका आपको? क्वेश्चन में चलो अपने मान के चलते हैं अपने को कुछ भी याद नहीं है, कोई फैक्ट हमें याद नहीं है, फिर भी हमें इसको हैंडल करना आना चाहिए। उस तरीके से देखते हैं, फिर उसमें ऐड कर देंगे अपने फैक्ट। रोजगार संबंधित प्रोत्साहन योजना यानी ELI स्कीम, रोजगार संबंधित प्रोत्साहन। हाँ, रोजगार अगर कोई कंपनी दे रही होगी तो उसको प्रोत्साहन मिलेगा। प्रोत्साहन क्या होगा? हाँ बिल्कुल, हाँ, वित्तीय प्रोत्साहन देने की यहाँ पे बात की गई है। वित्तीय प्रोत्साहन देगा कंपनियों को, प्लस जो रोजगार जिनको मिलेगा श्रमिक होंगे उनको। भारत में श्रम बाजार को औपचारिक बनाने के लिए यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है बेरोजगारी वृद्धि यानी जॉबलेस ग्रोथ। ये सबसे बड़ा कलंक है भारतीय इकोनॉमी पे, जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ तो है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से हैं, लेकिन जॉब कहाँ क्रिएट हो रही है? बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। ये क्या जॉबलेस ग्रोथ? उसका एक महत्वपूर्ण रीजन है, मैं आपको बता देती हूँ। हालांकि ये अलग क्वेश्चन है, ये भी इकोनॉमी में बनेगा, बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। जो हमारा जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर चला है, या धीरे धीरे आज़ादी के बाद जो ग्रोथ हुई है, तो जैसे GDP ग्रोथ होती है, ये पूरा GDP है, इसके अंदर कंट्रीब्यूशन होता है मुख्य 3 सेक्टर का। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग हो गया, और तीसरा सर्विस सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इन तीनों के योगदान से अपना GDP बनता है। तो प्रारंभ में जो था मुख्य रूप से अपने मान के चलो इतना जो GDP था उसमें से एग्रीकल्चर से इतनी इनकम आती थी, मैन्युफैक्चरिंग से थोड़ी सी आती थी, सॉरी इतनी मान लो आप आती थी एग्रीकल्चर से, यानी काफी सारी 60-70%, और मैन्युफैक्चरिंग से जरा सी आती थी और सर्विस से आती थी थोड़ी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, होना तो ये चाहिए था कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अब ग्रोथ करके और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए था, यानी कि इतनी मैन्युफैक्चरिंग से हो जाती और बाकी एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर से GDP के कंट्रीब्यूशन होते। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ हुई कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का भी GDP में ग्रोथ इतनी ले ही नहीं आ पाया, मतलब कंट्रीब्यूशन इतना रहा नहीं, और हमने सीधा स्विच कर लिया सर्विस सेक्टर। आज अगर मैं बात करूँ तो लगभग अपना 56% के आसपास सर्विस सेक्टर है, कंट्रीब्यूशन करता है GDP के अंदर, और 17% के आसपास एग्रीकल्चर, और बाकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ये सबसे क्या प्रॉब्लम हुई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आज भी हम देख रहे हैं इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ इतनी डेवलप है नहीं, और जो रोजगार उत्पन्न होता है वो 2 ही सेक्टर में सबसे ज्यादा होता है, एक तो होता है MSME
और दूसरा होता है मैन्युफैक्चरिंग, यानी विनिर्माण क्षेत्र के अंदर। अब विनिर्माण क्षेत्र हमारा बड़ा ही नहीं, सीधा हम सर्विस सेक्टर में आ रहे हैं। सबको गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सबको आईएएस बनना है, आरएस बनना है, लेकिन इंडस्ट्री बन नहीं रही। इस वजह से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इकलौता ये प्रॉब्लम नहीं है, फिर दूसरा स्किल की एक समस्या है, स्किल्स नहीं है अपने पास। तीसरी चीज़ ये है कि वोकेशनल एजुकेशन पे हम ध्यान नहीं देते, व्यवसायिक शिक्षा पे हम ध्यान नहीं देते। जो ट्रेनिंग्स वगैरह है वो फैक्ट्रीज के साथ या कंपनीज के साथ हम फोकस नहीं करते। तो ये सारी प्रॉब्लम है। और चौथी चीज़ ये है कि जो अपनों स्टार्टअप भी कल्चर शुरू करा, उसमें भी एक प्रॉब्लम आ गई कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ब्रांडिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। चाइना से माल लाते हैं, यहाँ ब्रांडिंग करते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग तो अभी भी चाइना में ही हो रही है उन चीज़ों की, हम मैन्युफैक्चरिंग पे अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। हाँ, वो तो एक अच्छा इनिशिएटिव है, जैसे मेक इन इंडिया है और पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। तो इन सब से हम प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी भी चाइना तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लगेगा। तो जब तक हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्रीज जब तक बहुत सारी नहीं लगेगी ना, तब तक ये जॉब की प्रॉब्लम रहेगी। जैसे आप एग्जांपल ले लो, अभी जयपुर के अंदर आपको कितनी इंडस्ट्री दिखाई दे रही है। अगर आज कोई इंजीनियरिंग करता है तो सबसे पहले अगर मान लो उसको प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो कौन से शहर सब जाने के लिए बोलेंगे उसे, बताओ? बेंगलोर, क्योंकि वहाँ पे एक कल्चर है, इंडस्ट्रीज है। लेकिन जयपुर आने के लिए तो नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो हब बना नहीं है अभी तक। तो है, हाँ, क्योंकि हाँ, अभी हर अगर कैपिटल सिटी में एक हब बने, मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो अच्छी, तो फिर जॉब की प्रॉब्लम्स नहीं है। वापस अपनी चीज पे आते हैं कि ईएलआई तो प्रोडक्शन लिंक स्कीम तो थी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, रोजगार संबंधित प्रोत्साहन यानी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहले हमें इसके इंट्रो के बारे में लिखना होगा कि इसमें इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाएंगे, दोनों को दिए जाएंगे, जो रोजगार देगा उसे भी और जो जिसको रोजगार मिलेगा उसे भी। इसके दो खंड हैं, भाग क और भाग ख। जो कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन है उसको याद कर लो। ईपीएफओ में जो पंजीकृत कर्मचारी होंगे, पहली बार जो रजिस्टर करेंगे, उनको 15,000 तक 2 किस्तों में मिलेंगे, पहला 6 महीने में और दूसरा 12 महीने के बाद। और वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम उनके लिए अनिवार्य होगा, यानी उनको फिजिकल जो लिटरेसी है वो होनी चाहिए, फिनेंशियल लिटरेसी होनी चाहिए। दूसरे में नियोक्ता जो होंगे, जो उनको हायर कर रहे हैं, उनके लिए प्रोत्साहन जो है वो राशि दी जाएगी। जैसे 6 महीने तक नए कर्मचारियों को बनाए रखने के लिए, अगर 6 मंथ तक उन्होंने कंटिन्यू कर दिया किसी कर्मचारी को, तो प्रति कर्मचारी उन्हें 1000 से 3000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। और वित्तीय सहायता 2 वर्ष तक उन्हें मिलेगी, विनिर्माण के लिए 4 वर्ष तक उन्हें दी जाएगी। जैसे अगर आप स्टार्टअप खोल रहे हो और अब नई हायरिंग करी आपने, प्रॉपर आपने उसको शो किया, ईपीएफओ वगैरह में आपने पूरा प्रॉपर अपने आप को रजिस्टर कर रखा है, और फिर आप उसको 6 मंथ्स तक मिनिमम रख रहे हो, तो आपको पर पर्सन 1000 to 3000 मिलेगी, इंसेंटिव सब्सिडी मिलेगी एक तरीके से। तो ये तो सारे प्रोविजन है, ठीक है। जो पीएफ वाला जो, हाँ, उस, हाँ, हाँ, इसी तरीके का है, लेकिन ये न्यू मतलब एम्प्लॉयमेंट के लिए। जैसे आपने देखा होगा पहली बार जो कर्मचारी ईपीएफओ में रजिस्टर, क्यों? क्योंकि मैंने, फिर आपको मैं बताती हूँ, क्वेश्चन देखो ध्यान से। इसका मेन जो टारगेट है वो क्या लिखा है इन्होंने, औपचारिक बनाने के लिए। अब इसमें यहीं पे एक प्रॉब्लम आ रही है, जो पहले से कुछ एम्प्लॉय रहे होंगे अनौपचारिक, जो पहले से चल रहे हैं, उन्हीं को वो बना के औपचारिक करके दिखा देंगे, तो नई हायरिंग्स तो नहीं हुई ना। तो ये एक चुनौती है इसके अंदर, सबसे पहली तो यही शब्द से ही निकल के आ रही है। फिर बाकी देखते हैं, खैर नेगेटिव पे ज्यादा नहीं फोकस करते। रोजगार संबंधित योजना जो है, प्राथमिक उद्देश्य उसका क्या है कि कंपनियों को वित्तीय प्रोत्साहन देकर श्रम बाजार को औपचारिक बनाना। सीधी सी बात है, आप क्वेश्चन से उठा के पूरा इंट्रो लिखो। इसका प्राथमिक उद्देश्य यही है कि जितना भी आपका लेबर इंडस्ट्री है उसको आप औपचारिक बना दो, सबको आप ईपीएफओ के अंडर लिया। इसका सकारात्मक पक्ष क्या है, ये जॉबलेस वृद्धि से लड़ने में एक अच्छा जो है फैक्टर है। और भारत की जो युवा बेरोजगारी दर है, जो मेनली जो एकदम कम एज के जो युवा है, उनको देखते हुए युवाओं को
संगठित क्षेत्र में लेके आएगी और सामाजिक सुरक्षा के लाभ जो सोशल सिक्योरिटी है, जैसे ईपीएफ हो गए, ईएसआई, उनसे जोड़ देगी इनको। ठीक है, और अनौपचारिक श्रम बल को औपचारिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी और प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी इससे। चुनौतियां क्या है, अब फैक्ट जरूर लिखना, जो मैंने आपको फोटो में दिखाया था ना, वो फैक्ट जरूर लिखना कि इसके 2 खंड है, क और ख दोनों, वो फैक्ट ऐड कर देना। चुनौतियां ये है कि इसकी सफलता के मार्ग में 3 प्रमुख चुनौतियां हैं। सबसे पहला है कि राजकोषीय बोझ। मैं बोल रही हूँ गवर्नमेंट आपको सब्सिडी देगी, तो गवर्नमेंट ये पैसे कहाँ से लेके आएगी? तो एक तरीके से बहुत ज्यादा बर्डन जो क्रिएट होगा गवर्नमेंट के ऊपर। दूसरा, केवल वर्गीकरण का जोखिम, जैसे अल्पकालिक प्रोत्साहन के कारण, बहुत मैंने बताया ना, कम टाइम के लिए 2 साल 4 साल ऐसी बात हम कर रहे थे, तो नया रोजगार सृजित करने के बजाय जो पहले से लोग थे उन्हीं को वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में शो कर देंगे, तो नई रिक्रूटमेंट तो नहीं हुई अभी भी, तो ये प्रॉब्लम है। जबकि हमारा मेन उद्देश्य क्या था, नई रिक्रूटमेंट्स हो। फिर तीसरा है कि हमारे पास स्किल ही नहीं है। मेन तो प्रॉब्लम स्किल्स की है ना, कंपनी तो हायर करना चाह रही है बट स्किल नहीं होगी तो वो आप चाहे कितने इंसेंटिव दो वो नहीं करेंगे, तो रोजगार वाला भी एक प्रॉब्लम है कि स्किल मिसमैच हो रहे हैं। फिर आगे की राय है कि ईएलआई योजना एक सकारात्मक पहल है, कोई भी स्कीम है वो पॉजिटिव ही दिखानी है हमें, लेकिन इसकी सफलता अगर सुनिश्चित करनी है तो हमें कौशल विकास कार्यक्रमों को इनको जोड़ना होगा इस स्कीम के साथ। ठीक है, और टिकाऊ और वास्तविकता रोजगार सृजन पर बल देना है। ऐसा नहीं हो कि पहले वालों को ही चेंज करके आप नया जो है शो करें। हाँ, आईटीआई इंस्टीट्यूट्स, बिल्कुल। हाँ, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इस टाइप के आप कंक्लूजन में ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये करंट का क्वेश्चन भी अपनों ने कर लिया, इंग्लिश के अंदर है पूरी एक्सप्लेनेशन। अब बताओ आज के क्लास के अंदर आपको कोई डाउट वगैरह या कुछ भी चीज वगैरह? हम्म। बिल्कुल। हम्म। जिसमें उसको फिनेंशियल बेनिफिट ज्यादा हो रहा हो। इकोनॉमी के लिए तो ऑब्वियसली अगर वो खुद का रोजगार करेगा तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि जब खुद का रोजगार करेगा। नहीं, फॉर्मल में वो तो उस पर डिपेंड करता है ना, क्योंकि फॉर्मल में तो उसे आना ही चाहिए। अगर और बहुत ज्यादा बड़े टर्म नहीं होते इसके अंदर, आप नॉर्मल उद्यम आधार पंजीकरण करके बहुत लघु उद्योग से स्टार्ट कर सकते हो, और उसको छोटे वाले मुद्रा लोन्स वगैरह बहुत इजीली मिल सकते हैं। और एक बार वो खुद का रोजगार शुरू करेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, तो धीरे धीरे उसको बढ़ाएगा, 2 रोजगार और जनरेट करेगा। तो वो पहले जॉब सीकर था लेकिन अब वो जॉब क्रिएटर हो गया। तो ये बहुत मतलब सही होता है कि जब आप उद्यम करते हो तो आप हमेशा गवर्नमेंट को भी फायदा देते हो और आप खुद को भी। हाँ, मतलब डायरेक्टली तो ऐड नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली तो होगा, क्योंकि खर्च तो वो करेगा ही करेगा, जो भी है वो खर्च तो होगा ही, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस तो उससे आएंगे ही आएंगे। और एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर पेमेंट जाएगी, डिजिटल पेमेंट्स होंगी तो वो भी इकोनॉमी में आ जाएंगी। हाँ, मतलब वो डायरेक्ट जो डिजिटल पेमेंट्स है ना, उनकी वजह से चाहे अनचाहे सब इकोनॉमी में आ ही रहे। आप खुद देखो, इंडिया का डिजिटल पेमेंट में नंबर 1 है ग्लोबल, तो इस वजह से तो वो चाहे अनचाहे सब आ रहे हैं रडार। ये। हम्म। हाँ, वो एफिशिएंसी उतनी नहीं आ पाएगी, फॉर्मलाइजेशन बहुत जरूरी है, इसीलिए हम फॉर्मलाइजेशन, ये इसका भी मेन ये है कि फॉर्मलाइजेशन हो एम्प्लॉयमेंट का। सेम आप कृषि में पढ़ोगे, पीएमएफएमई, जो सूक्ष्म खाद्य उद्योग है, उनका भी फॉर्मलाइजेशन। वो इसीलिए चाह रहे हैं कि सब उनको आइडिया तो एक्चुअल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी तो पता चले, और फिर फॉर्मलाइजेशन होने का उन्हीं को फायदा होता है कि आप बैंक से लोन ले सकते हो। बैंक से लोन लेना बुरा नहीं होता, बिजनेस बढ़ता है उससे और ज्यादा, ऐसा है। हम्म। बिल्कुल। ठीक है, आज की क्लास इतनी, मिलते हैं कल अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।